नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र पटेल आज के इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग काफ़ी सारे पॉइंटर्स को कवर करेंगे और इस आईपीओ का और इस कंपनी का कंप्लीट फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मैं आ चुका है यहाँ पर मेरी स्क्रीन के ऊपर। इनकॉर्पोरेटेड इन 2007 जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड is a multi-speciality tertiary and quaternary healthcare provider in a Mumbai metropolitan area, MMR and western region of India। तो ये लोग बेसिकली यहाँ पर जो अपनी सर्विसेज है वो यहाँ पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया और वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, तो इन दोनों जगह पर ये लोग अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं और ये लोग हेल्थ केयर और हॉस्पिटल के सेक्टर से आते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स को। यहाँ पर आईपीओ जो है वो 6 सितंबर को शुरू हो चुका है और कल यानी कि 8 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज होने वाला है। इस आईपीओ के अंदर जो लॉट साइज है वो 20 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। इसके अंदर अगर हम लोग आईपीओ की साइज़ की बात करी जाए तो 869 करोड़ का यहाँ पर ये आईपीओ का साइज़ है। अगर प्राइस बैंड की बात की जाए तो 695 रुपीज़ टू 735 रुपीज़ का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। जनरली रिटेल कैटेगरी के अंदर हमें कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करना होता है और एचएनआई कैटेगरी के अंदर जो टॉप का प्राइस होता है हमें वो सिलेक्ट करने का रहता है। अगर हम लोग बात करी जाए इन्वेस्टमेंट की तो ये करीब 15,000 रुपये का यहाँ पर ये आईपीओ है। अगर इसकी जो लिस्टिंग की बात की जाए तो एनएससी और बीएससी दोनों के ऊपर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात की जाए तो 13 सितंबर को इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है। तो यानी कि 13 सितंबर के दिन आपको पता चल जाएगा कि क्या आईपीओ आपको लगा है या नहीं लगा है। अगर हम लोग रिफंड्स की बात की जाए तो 14 सितंबर से यहाँ पर रिफंड शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको आईपीओ नहीं लगा रहेगा तो आपका पैसा जो है वो आपको 14 सितंबर को वापस मिल जाएगा। भाई क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट अकाउंट 15 सितंबर को है, यानी कि अगर आपको आईपीओ लगा है तो आपको 15 सितंबर के दिन जो शेयर्स है वो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। और इसका जो लिस्टिंग है वो 18 सितंबर के दिन होने वाला है। तो 18 सितंबर के दिन देखने को रहेगा कि क्या हमें इस आईपीओ के अंदर कितने लिस्टिंग गेन और कितने कुछ रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईपीओ को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये लोग आईपीओ लेकर क्यों आए हैं। तो इसकी आईपीओ लाने के पीछे के रीज़न को समझने की कोशिश हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जुपिटर हॉस्पिटल आईपीओ, सो फुल और पार्शियल प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ borrowing obtained from banks by the company and the material subsidiaries। तो बेसिकली यहाँ पर इनका जो सबसे पहला रीज़न है इस आईपीओ को लाने के पीछे का तो वो ये है कि ये लोग जो है अपनी बोरोइंग वगैरह जो इन लोगों ने डेट वगैरह ले रखा है बैंकों के पास से उसे चुकाने के लिए ये लोग आईपीओ लेकर आए, ऐसा इन लोगों का कहना है। मतलब कि आईपीओ में से जो पैसा यहाँ पर रेज किया जाएगा इसका इस्तेमाल कंपनी जो अपने बोरोइंग और डेट वगैरह उसे कम करने में करेगी। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। हम लोग दूसरे रीज़न को समझने की कोशिश करते हैं तो फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो यहाँ पर जो दूसरा इनका रीज़न बताया गया है वो दूसरे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को बताया जाना है, यानी कि कंपनी को चलाने के लिए दूसरे ढेर सारे अलग अलग खर्चे वगैरह रहते हैं। तो उस रीजन के चलते ये लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर आए हैं। तो हम लोग यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। क्योंकि 2021 के अंदर इन लोगों का जो रेवेन्यू था वो 486 करोड़ का था। वही लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर इनका जो रेवेन्यू है वो 892 करोड़ का यहाँ पर हो चुका है। मतलब कि पिछले 3 सालों के दौरान यहाँ पर जो इनकी रेवेन्यू की ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट डबल जितनी यहाँ पर हुई है। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगर एबिटा की बात की जाए तो भाई एबिटा भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ा है, तो वो भी यहाँ पर एक अच्छी चीज़ हो जाती है। अब साथ ही साथ हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देख लेते हैं। तो इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है। बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर कंपनी लॉस के अंदर थी। कंपनी ने यहाँ पर 2 करोड़ 30 लाख के आसपास में यहाँ पर कंपनी ने लॉस बुक करा था। वही लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कंपनी ने 72 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा है। तो मतलब कि यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। कंपनी ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पर बनाए हैं और ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ जो हो जाती है कि भाई 3 साल पहले लॉस मेकिंग थे तो 3 सालों के अंदर अंदर लॉस में से प्रॉफिट के अंदर आए और उसके अंदर भी कंपनी ने इतना बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट बनाकर दिया है। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई कंपनी के पास में एसेट्स कितने हैं। तो 2021 के अंदर कंपनी के पास में 788 करोड़ के एसेट्स थे। वही लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कंपनी के पास में 985 करोड़ के यहाँ पर एसेट्स थे। तो यहाँ पर कंपनी के एसेट्स की बात की जाए तो एसेट्स के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और कंपनी इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी की मार्केट कैप है वो करीब 4,500 करोड़ के आसपास में। तो 4,500 करोड़ की मार्केट कैप के ऊपर यहाँ पर कंपनी के पास में 985 करोड़ के यहाँ पर एसेट्स हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ और नोटिस करने वाली चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर लाइबिलिटीज़ को भी देख लेते हैं। तो कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो भी ईयर ऑन ईयर यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लाइबिलिटी का सीधा मतलब यहाँ पर बोरोइंग से होता है कि लाइबिलिटी के अंदर बोरोइंग डेट ये सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर जो बोरोइंग है वो बढ़ रहा है लेकिन उतनी तेज़ी से यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है। तो मतलब धीरे धीरे यहाँ पर बोरोइंग बढ़ रहा है। और हाँ, ये आईपीओ जो है वो इस बोरोइंग को कम करने के लिए ही लेकर आया गया है। वैसा कंपनी का कहना है कि कंपनी इस आईपीओ के जरिए जितना भी पैसा रेज करेगी उसमें से कंपनी का ऐसा कहना है कि वो इस पैसे का इस्तेमाल जो है वो डेट वगैरह को कम करने के लिए लेंगे। तो वो भी एक बहुत ही चीज़ यहाँ पर हो जाती है।
तो अब हम लोग यहाँ पर कंपनी के की मैट्रिक्स को देखते हैं। अगर पी रेशियो की बात करी जाए तो यहाँ पर कंपनी का जो पी है वो 52 का है। वही अगर मार्केट कैप की बात करी जाए तो 4800 करोड़ की यहाँ पर कंपनी की मार्केट कैप है। अगर आर की बात करी जाए तो 20% का इनका आर है, वहीं आर भी 20% का ही है। अगर ईपीएस की बात की जाए तो 13 रुपीज़ का यहाँ पर इनका ईपीएस है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 20% का है। तो आर की बात की जाए तो वो काफ़ी अच्छे से नजर आ रहे हैं। भाई रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा सा है, ईपीएस भी जो है वो इनका यहाँ पर ठीक ठाक सा है, क्योंकि यहाँ पर पी रेशियो जो है वो थोड़ा सा हाई है। तो कंपनी की वैल्यूएशन हमें थोड़ी सी यहाँ पर स्लाइटली थोड़ी सी हाई दिख रही है। तो हम लोग यहाँ पर इसके जीएमपी और सस्टेनेबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल इसका जीएमपी जो है वो 280 रुपीज़ के आसपास में चल रहा है और पिछले कुछ दिनों के अंदर इसके जो जीएमपी है उसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों के अंदर जो इसका जीएमपी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। और एज ऑफ नाउ जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो इसके अंदर जो है वो 38% जितने रिटर्न्स की यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस बन रही है। तो ये भी एक आईपीओ के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो अब हम लोग इसके सस्टेनेबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर 0.15 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ सब्सक्राइब हुए। वही एनआई कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 4.88 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। उसी के अंदर जो एचएनआई की बिग कैटेगरी और स्मॉल कैटेगरी है तो वहाँ पर 4 टाइम्स और 5 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो ओवरऑल जो एचएनआई कैटेगरी का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। रिटेल कैटेगरी की बात करी जाए तो 2.75 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले 2 दिनों के हिसाब से इसका सस्टेनेबिलिटी काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। टोटल यहाँ पर 2.44 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। जो पहले 2 दिनों का सस्टेनेबिलिटी है वो तो हमें काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन कल के दिन इसके अंदर क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलता है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनरली जो आईपीओ होते हैं उसके अंदर आखिरी दिन पर ही हमें काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलता है। और स्पेशली क्यूआईबी कैटेगरी के जो लोग हैं वो तो आखिरी दिन पर ही आईपीओ सब्सक्राइब करते हैं। तो जो भी देखने का रहेगा सब्सक्रिप्शन और जीएमपी का वो तो आखिरी दिन पर ही देखने को रहेगा। तो अब मैं बात करूँ मेरे फाइनल ओपिनियन की, तो पर्सनली मुझे ये आईपीओ और कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो कंपनी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ठीक ठाक सी नज़र आ रही है। वही कंपनी की जो यहाँ पर फाइनेंशियल और फंडामेंटल है वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर प्रॉफिट वगैरह है, जो एसेट्स है वो ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। तो वो कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। लेकिन एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो फिलहाल तो मुझे इसका जो आईपीओ का जो सस्टेनेबिलिटी है, जीएमपी है, जो कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल है वो काफ़ी अच्छे लगे। तो अब मैं मेरे रिव्यू की बात करूँ तो पर्सनली तो मुझे ये आईपीओ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। पर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के विजन के साथ में भी अगर आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हो तो भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बन सकता है। हाँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको आखिरी दिन का जीएमपी और सस्टेनेबिलिटी देखने की खास जरूरत है, कि उसी के बेस के ऊपर आपको डिसीजन लेना चाहिए। और हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि मार्केट कैप जो है वो इसकी काफ़ी छोटी है। तो इसके पास में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे आज की वीडियो के अंदर बनानी थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपके ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।